नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष एक 34 वर्षीय जातिका की जन्म कुंडली विश्लेषण को लेकर। दरअसल यह हमारे एक दर्शक है जिनका अनुरोध था कि मैं इनकी जन्म कुंडली का वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करूं, अतः इनके निवेदन को मैंने स्वीकार किया। यह इनका नाम है सोनी नेभनानी। इनकी जन्म दिनांक है 9 मार्च 1986। सुबह 3:30 बजे का इनका जन्म है और यह आबू रोड राजस्थान से है। इनका मुख्य प्रश्न है कि विवाह का योग कब तक है। पहला प्रश्न इनका यह है कि विवाह का योग कब तक है। दूसरा इनका प्रश्न है कि आगे जीवन में कैसा होगा, विवाह जीवन कैसा रहेगा। और तीसरा इनका प्रश्न है कि हर काम में मैं बहुत मेहनत करने पर भी मुझे उचित फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात ये मेहनत खूब करते हैं लेकिन इनको उचित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। आगे लिखते हैं ये कि दिल से मैं भगवान को मानती हूँ, नित्य पूजन अर्चन करती हूँ और मैं कुछ उपाय भी करती हूँ, जिनमें मुख्यतः शनिवार को यह पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं। शाम को पीपल में मैं दिया भी करती हूँ और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करती हूँ, शिव जी की पूजा करती हूँ और मैं प्रदोष के व्रत रखती हूँ। गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब रुके कार्य पूरे हो, घर में मंगल कार्य हो। बिल्कुल सोनी जी, आपकी इस समस्या का हम पूर्ण रूप से समाधान करेंगे आज के इस जन्म कुंडली के माध्यम से। तो जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए यह विशेष है कि जब आपके समक्ष कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको जन्म कुंडली विश्लेषण किस प्रकार से करना है। हमें केवल एक विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना है, अपितु कुंडली में समस्त ग्रहों को, समस्त प्रकार की जो कुंडलियां है उनका विश्लेषण करने के बाद, उन तथ्यों को देखने के बाद ही हमें किसी निष्कर्ष रूप में फलादेश करना है। तो आइए कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इनकी जन्म कुंडली लेंगे। तो यहाँ हम इनकी जन्म कुंडली लेते हैं। धनु लगन की जन्म कुंडली बनती है। यहाँ धनु लगन की जन्म कुंडली है, आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं। और लग्नेश बृहस्पति बनते हैं इनके, जो कि पराक्रम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है और साथ में सूर्य देव भी विराजमान है और चंद्र देव भी विराजमान है। इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। कुंडली के इनके पंचम भाव में मेष राशि में राहुदेव विराजमान है। कुंडली के इनके एकादश भाव में जहाँ तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है, वहाँ इनके केतु देव विराजमान है। और कुंडली के जो द्वादश भाव है, वृश्चिक राशि जहाँ बनती है, वहाँ पर मंगल देव और शनि देव इनके विराजमान है। तो हमें इनका जन्म कुंडली विश्लेषण करना है। इनके अंश बल भी आप देख लीजिए। लगने का जो यहाँ अंश बल है वह 23 अंश 7 कला है और यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है, जो कि प्राय विषम राशि में होने के कारण यहाँ जो अंश बल है वो वृद्ध अवस्था में हम कह सकते हैं। यहाँ सूर्य का जो अंश बल है वो 24 अंश 23 कला है। यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का है यहाँ सूर्य इनका, जो कि गुरु के नक्षत्र का है। और अंश बल हम देखें तो यह अंश बल के कारण यहाँ सूर्य इनका वृद्ध अवस्था में है। चंद्रमा यहाँ इनका 3 अंश 39 कला का है। यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में है इनका चंद्रमा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यहाँ बाल अवस्था में है ये। मंगल को हम देखेंगे तो यह 26 अंश 11 कला का है, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और ज्येष्ठा नक्षत्र
बुध का नक्षत्र होता है जो कि बाल अवस्था में है। और बुध का जो अंश है वह 7 अंश 30 कला का है। यह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र होता है जो कि यहाँ पर यह वृद्ध अवस्था में है। गुरु इनका 10 अंश 15 कला का है जो कि शतभिषा नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र राहु का होता है। यहाँ इनकी कुमार अवस्था है। और शुक्र का जो यह अंश है वह 6 अंश 4 कला का है। यह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र है जो कि यह यहाँ वृद्ध अवस्था में है। और शनि इनके 15 अंश 57 कला के है और अनुराधा नक्षत्र में है, खुदगी नक्षत्र में है और यहाँ 15 अंश अर्थात युवा अवस्था में है। इनकी कुंडली में आइए हम सबसे पहले योग कारक जो इनके ग्रह है उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो यह प्राय आप देख रहे हैं कि यहाँ धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। अब धनु लग्न की जन्म पत्रिका में जो इनके धनु लग्न वालों के लिए जो योग कारक ग्रह है वह कौन से है। तो सबसे पहले लग्नेश बृहस्पति खुद एक योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ बृहस्पति इनके लिए योग कारक है। फिर इनका पंचमेश अर्थात पंचमेश इनका मंगल बनता है। तो मंगल भी इनके लिए अति योग कारक ग्रह है। इनका भाग्येश 9वें भाव का अधिपति जो है वो सूर्य बनता है अर्थात सूर्य भी इनके लिए योग कारक है। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति इनके लिए परम शुभ और योग कारक ग्रह है। यहाँ हम इसके बुध को एक घर अच्छा भी मिला है लेकिन बुध यहाँ सप्तमेश भी है, मारक भी है। तो बुध को हम यहाँ पर मध्यम फलदायक कह सकते हैं। इनके लिए जो मारक ग्रह है और अशुभ ग्रह है वह शनि और बुध भी मारक की श्रेणी में आएगा किंतु कम, अर्थात शनि और शुक्र विशेष यहाँ मारक और अशुभ ग्रह इनके कुंडली में बनते हैं। आइए जन्म कुंडली पर एक नज़र डाल लेते हैं। इनकी लग्नेश की स्थिति जो है वह प्राय लग्नेश होकर पराक्रम भाव में विराजमान है शनि की राशि में, जिसका संबंध भाग्य से भी बनता है। और गुरु की यहाँ से पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि का भी हम विश्लेषण करेंगे। तो गुरु का यहाँ दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर दृष्टि जाना, नवम भाव अर्थात भाग्य से संबंध बनाना बृहस्पति का, और एकादश भाव लाभ से संबंध बनाना। तो यहाँ पर पराक्रम में गुरु का होना, लग्नेश का होना व्यक्ति को सर्वप्रथम यह दिखाता है कि यह व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ प्राप्त करेगा। व्यक्ति पराक्रमी होगा, यह मेहनत करने में कभी भी संशय नहीं करेंगे। धर्म में भी विशेष आस्था इनकी जीवन पर्यंत बनी रहेगी। और कुंडली में लग्नेश सूर्य के साथ विराजमान है अर्थात सूर्य यहाँ इनका भाग्यपति है। तो भाग्यपति के साथ गुरु लग्नेश का विराजमान होना यह अति योग कारक ग्रह की स्थिति है। अर्थात यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का साथ में होना और चंद्रमा का भी साथ में होना यह परम एक शुभ ग्रह योग बनता है इनकी कुंडली में। तो सूर्य का भी अपने ही घर को देखना अर्थात भाग्य पर इनकी सप्तम दृष्टि है। तो देखिए भाग्य में हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, भाग्य इनका प्रबल ही हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ गुरु की भी दृष्टि जाना अर्थात लग्नेश की दृष्टि जाना और सूर्य अपने ही घर को देख रहा है, तो वह भी एक अच्छी परम शुभ स्थिति में है। तो यहाँ इनका गुरु और सूर्य और चंद्रमा तीनों ही अच्छी स्थिति में है कुंडली में। फिर बात करते हैं हम इनके शुक्र की और बुध की। तो शुक्र यहाँ मैंने आपको कहा कि ये इनके लिए अशुभ श्रेणी में आएगा अर्थात यहाँ योग कारक हम शुक्र को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ शुक्र इनके षष्ठे से रोग का मालिक है और
एकादश भाव लाभ का मालिक बन के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है बुध के साथ। तो बुध की जो यहाँ राशि है वो नीच राशि में है बुध, अर्थात यहाँ पर शुक्र का एक मालव्य योग भी बनता है, लेकिन यहाँ बुध अपनी नीच राशि में अर्थात नीच भंग राजयोग भी इनके निर्मित होता है जन्म कुंडली में। बाकी अच्छी पोजीशन में है, यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती, किंतु फिर भी यदा कदा कुछ न कुछ परेशानी घर से संबंधित इन्हें बनी रह सकती है। राहुदेव इनके पंचम में है और एकादश भाव में केतु। ठीक ठीक कहे यदि हम तो राहु यहाँ पर इनको ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देगा। मानसिक चिंता, संतान से संबंधित और शिक्षा में व्यवधान की स्थिति को उत्पन्न करता प्रतीत होता है। और प्रेम संबंधों को भी अब यदि हम देखें तो यहाँ ज़्यादा सफलता जातिका को नहीं मिलेगी। राहु यहाँ भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है व्यक्ति को, अर्थात राहु और केतु को यदि हम यहाँ देखें तो यह व्यक्ति को 30% ही कुछ अच्छे परिणाम देगा, बल्कि 70% यहाँ राहु और केतु का अच्छा परिणाम हम नहीं कह सकते। यहाँ इनके द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और शनिदेव विराजमान है। तो मंगल स्वराशि के है, सबसे पहली बात पंचमेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में बैठा है। यह मांगलिक दोष भी इनके जन्म कुंडली में निर्मित करता है। शनि के साथ बैठा है, अर्थात शनि के साथ बैठने के कारण इस फल में कुछ कमी हम कह सकते हैं। अभी तो कुंडली बहुत इनकी अच्छी है, किंतु जन्म कुंडली में कुछ दोष भी इनके उत्पन्न होते हैं। इनकी अगर यदि हम नवमांस कुंडली की चर्चा करें तो नवमांस कुंडली में स्थिति थोड़ी वीक है, कमज़ोर है। अब नवमांस कुंडली देखिए आप, इनकी तुला लगन की जन्म कुंडली बनती है नवमांस, और जो चंद्रमा है वह यहाँ नवमांस कुंडली में अपनी नीच राशि में विराजमान हो गए, और वो शनि के साथ जिसमें कि इसमें विष योग का निर्माण हो गया। अतः जातक डिप्रेशन का, मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। केतु यहाँ तीसरे भाव में चले गए धनु राशि के, और जो कि अच्छे पराक्रम के लिए हम अच्छा कह सकते हैं। यहाँ गुरु यहाँ अपनी नीच राशि में है चतुर्थ भाव में, जो कि शिक्षा को लेकर या जिस क्षेत्र में ये कार्यरत है वहाँ इनको थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पति का भी कहीं ना कहीं गुरु कारक होता है, संतान का भी कारक होता है, तो इन चीज़ों में यह कहीं ना कहीं कमी अवश्य उत्पन्न करेगा। पंचम का मंगल है कुंभ राशि का, ठीक है। सूर्य भी इनका यहाँ अष्टम में चला गया है, जो कि इनको आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न करना और पेट से संबंधित परेशानी का उत्पन्न होना, सिर दर्द की प्रॉब्लम होना, यह सब समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ राहु इनका अच्छा है, नवमांस का राहु, और शुक्र भी इनका ठीक है और बुध भी इनका ठीक है। बुध इनका उच्च राशि में, यहाँ नवमांस का बुध यहाँ उच्च राशि में है इनके। अब इनका प्रथम जो प्रश्न था वो विवाह को लेकर था कि विवाह में मेरे विवाह का योग कब तक बनता है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इनका विवाह में जो विलंब हुआ वो किस कारण से हुआ। तो विवाह के लिए मुख्यतः हम सप्तम भाव का विचार जन्म कुंडली में करते हैं। अब इनका जो सप्तमेश है जन्म कुंडली में वह बुध है। तो बुध यहाँ पर पहला विलंब का कारण कि वह नीच राशि में है। दूसरा कारण, यह जातिका जो है वह मांगलिक दोष से पीड़ित है। तीसरा मुख्य जो कारण है वह इनका जो बुध है वह शनि के नक्षत्र के है, और बुध इनके जो है वह वृद्ध अवस्था में है। अतः शनि के नक्षत्र में होने के कारण और बुध का जो अंश बल है वह वृद्ध अवस्था में होने के कारण भी इनकी
जो वैवाहिक स्थिति है वह विलंब से बन रही है, अर्थात इनका जो विवाह योग है वह विलंबित हुआ। अब ये तो देखिए एक सामान्य सी बात है कि विवाह में विलंब यूँ ही उत्पन्न नहीं होता है। विवाह में विलंब के मुख्य कारण जन्म कुंडली में ज़रूर होंगे। तो ये मुख्य इनके 3 या 4 कारण बनते हैं जिनकी वजह से इनके विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इनको बताना चाहूँगा कि आपका विवाह का योग कब तक बनता है। तो इनको वर्तमान में अभी गुरु की महादशा चल रही है। इनको दरअसल गुरु की जो महादशा है वो 7 अक्टूबर 2005 से लगी थी और 7/10/2021 तक इनको रहेगी, यानी अगले साल तक अभी इनको गुरु की महादशा ही है। इसमें जो प्रत्यंतर चल रहा है वो दरअसल इनको राहु का चल रहा है, वो 13/5/2019 से इनको 7 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। अर्थात ये अंतर जो है इसमें राहु का, ये अंतिम अंतर है। और इनका जो मैंने आपको एक बार पहले भी एक सूत्र बताया था कि सदैव बृहस्पति और शनि की जो महादशा या अंतर्दशा होती है, ये सदैव अपने अंतिम चरण में व्यक्ति को अपना परिणाम देते हैं। मेरा जहाँ तक विश्लेषण है कुंडली के माध्यम से, तो इनकी जो विवाह का योग बन रहा है वह 28 नवंबर 2020 से 21 अप्रैल 2021 तक यहाँ एक प्रबल योग इनका बनता है। उसके बाद में एक 16 अगस्त 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक जो है इनका प्रबल योग विवाह का बनता है। क्योंकि हम गोचर से भी इसे देखें तो अभी चंद्रमा से बृहस्पति द्वादश में है, तो यह जो प्रथम योग मैंने बताया यह निष्फल हो सकता है, किंतु जो द्वितीय योग इनका बनेगा अगस्त से दिसंबर के मध्य का जो, वह इनका प्रबल योग है। और उस समय बृहस्पति का गोचर भी कहीं ना कहीं नवंबर माह तक राशि परिवर्तन कर लेंगे बृहस्पति, और यहाँ चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि में कुंभ राशि में अर्थात उनका गोचर रहेगा। तो इस समय पूर्ण रूप से इनका प्रबल योग बनता है, क्योंकि इस समय इनके प्रथम जो योग आएगा वह गुरु की महादशा में राहु का अंतर और प्रति अंतर शुक्र का होगा। द्वितीय मैंने योग बताया वह गुरु की महादशा में राहु का अंतर और राहु में मंगल का योग रहेगा। तो स्त्री के लिए शुक्र और मंगल, विशेषकर मंगल और बृहस्पति विवाह के लिए कारक होते हैं। तो इस समय आप निश्चिंत रहिए, पूर्ण रूप से आपका विवाह का योग बनता दिखाई देता है। विवाह शीघ्र हो और किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो वैवाहिक जीवन में आगे चलकर, उसके लिए आपको विवाह से पूर्व कुंभ विवाह का जो वैदिक विधि विधान से प्रयोग होता है वो आपको संपन्न किसी योग्य विद्वान से करवाना आवश्यक है। कुंभ विवाह आप अवश्य करवाइए, जिससे कि आपको दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, एक सुखी वैवाहिक जीवन आप जिएंगे। तो यह पहला प्रश्न का आपका उत्तर है। दूसरा इनका प्रश्न है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और विवाह जीवन भी कैसा रहेगा, ये इनका दूसरा प्रश्न है। तो आइए इनका आगे का अगर हम जीवन देखें तो अभी इनको जैसे कि वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति इनके अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। उसके पश्चात इनको शनि की महादशा प्रारंभ होगी और वर्तमान में भी इनको यह शनि की 7.5 से भी प्रभावित है, क्योंकि वर्तमान में शनि का गोचर मकर राशि में है। इनकी कुंभ राशि है, अर्थात इनको शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की महादशा इनको आगे लगने वाली है। तो आने वाले जो इनके लिए 2021 अक्टूबर बाद में जो समय आ रहा है, 4 या 5 साल अगर यदि हम देखें तो यह समय इनके विशेष कष्टकारी साबित होने वाला है। संघर्ष की स्थिति जो है बेहद इनके जीवन में देखने को मिलेगी।
आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर ये जीवन में परेशान रहेंगे। खर्च की अधिकता इनके जीवन में देखने को मिलेगी और रोजगार को लेकर भी इनको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इनकी जो आने वाली स्थिति है 4 या 5 साल की, केवल जब तक ये 7.5 है इनके शनि की, तब तक विशेष इनको कष्ट वाली स्थिति रहेगी। यदि हम इसका समय रहते उपाय कर ले तो शायद जहाँ हमें तकलीफ़ ज़्यादा होने की स्थिति बनती है वहाँ तकलीफ़ हमें कम होगी। तो आप इस समय शनि से संबंधित उपाय अवश्य कीजिए। महीने में एक बार आप शनि से संबंधित काली वस्तु का दान अवश्य करें। महीने में एक बार शनि मंदिर आप अवश्य जाइए और वहाँ जाकर शनि भगवान को तेल आप अर्पण करें। पीपल के वृक्ष में आप जो शनिवार को जल अर्पण करती है वह करते रहे। तेल का जो दिया जलाते हैं आप वह भी जलाइए। इससे आपको शनि से संबंधित जो परेशानी है, शनि से संबंधित जो पीड़ा है वह कम होगी। तो आप शनि से संबंधित जो शांति का उपाय है वो आप करते रहिए। इससे आपकी जो कष्ट वाली स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं आपको शांति प्रदान होगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो वैवाहिक जीवन इनका शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तो वैवाहिक जीवन का जो सुख का जो कारक होता है वह यहाँ शुक्र बनता है। तो शुक्र अपनी उच्च राशि में है, किसी पाप ग्रह से वह दृष्टि भी नहीं है। शुक्र पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में यहाँ प्रतीत होते हैं। किंतु जो शुक्र का जो नक्षत्र है वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और वह शनि के नक्षत्र में है, अर्थात वृद्ध अवस्था में है। दूसरी बात, मैंने आपको एक पहले के विवाह का योग जो हमने कुंडली विश्लेषण से पूर्व जो एक बार विवाह का योग से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था मैंने कि जब द्वादश भाव में 2 पाप ग्रह होते हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थिति जो है व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है। फिर इनका नवमांश का जो गुरु है वह पति का कारक होता है और वो नीच राशि में है, तो पति सुख में भी ये कहीं ना कहीं कमी करता है। अतः आपका पति सुख को प्रबल करने के लिए, सैया सुख को प्रबल करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए पहला उपाय जो मैंने बताया था कुंभ विवाह, वो आप अवश्य करवाइए किसी योग्य विद्वान से। और जीवन में शिव पार्वती की आराधना या विष्णु की आराधना आप जीवन पर्यंत करें। इसी के साथ आप कम से कम 7.25 रत्ती का पुखराज अवश्य धारण करें। लग्न का अंश भी आपका जो है वृद्ध अवस्था में है और लग्नेश गुरु भी राहु के नक्षत्र में है, कुमार अवस्था में, ठीक है, किंतु लग्न को बल देना, व्यक्तित्व को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है पति का कारक भी होता है। अतः यहाँ पति सुख को बलवान करने के लिए पुखराज धारण करें। विष्णु भगवान की या शिव पार्वती की आराधना आप जीवन में निरंतर करें, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ईश्वर पर भरोसा रखें। तीसरा इनका कहना है कि हर काम में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के अनुरूप मुझे उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, जीवन में आप मेहनत करती है ये तो स्पष्ट है कि मेहनती तो आप है ही, किंतु आपको सफलता क्यों नहीं मिलती उसका मुख्य कारण है यदि जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के कालसर्प योग उत्पन्न हो तो आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ कालसर्प योग उत्पन्न होता है। पद्म नामक जो कालसर्प योग बनता है वह आपकी जन्म कुंडली में यहाँ निर्मित होता है। पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु, यदि पंचम का राहु और एकादश का केतु, इसके मध्य समस्त ग्रह आपके जो हो तो यह पद्म नामक कालसर्प योग उत्पन्न कर देता है।
इस कालसर्प योग के कारण ही आपको जीवन में आप अधिक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किंतु फिर भी आपको उचित अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही जीवन में। इसका मुख्य कारण कालसर्प योग। सर्वप्रथम आप इस कालसर्प योग को किसी योग्य विद्वान के द्वारा इसकी शांति कराए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, संतान से संबंधित यहाँ परेशानी आपको बनेगी, और जो मांगलिक कार्य होते हैं जीवन में वह देर से होंगे। तो यहाँ पंचम भाव में राहु के कारण और एकादश में केतु के कारण यह स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जहाँ तक कहीं ना कहीं व्यर्थ के कार्य में उलझा रहता है, मानसिक तनाव होता है। हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस लक्ष्य से किसी न किसी प्रकार से हम भटक जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको इस कालसर्प योग की शांति कराना बेहद आवश्यक है। यह मैं निश्चित आपको कह सकता हूँ कि आप इस अगर कालसर्प योग की शांति कराएंगे तो आपके जो कार्य की गति है उसमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी। आपको जो मानसिक तनाव है या आपके जो कार्य नहीं बनते हैं उन कार्यों में तेजी आएगी। विवाह का कार्य भी आपका शीघ्र ही संपन्न होगा। आपके जो रुके कार्य है वो भी आपके कार्य संपन्न होंगे, और घर परिवार में भी आपके मांगलिक जो कार्यक्रम है वो भी बनने लगेंगे। तो इनके मुख्य यह 3 ही प्रश्न थे, और इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं लगभग दे चुका हूँ। मुख्य रूप से आप जो उपाय करना चाह रहे हैं, तो आप उपाय में आपको बताया कि कुंभ विवाह आप विवाह से पूर्व किसी योग्य विद्वान द्वारा अवश्य करवाइए। इससे मंगल दोष की शांति भी हो जाएगी, और वैवाहिक जीवन में आगे चलकर किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा आप कम से कम 7.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में अथवा पंचधातु की अंगूठी में बनवाकर धारण कीजिए। सूर्य को आपको निरंतर अर्घ्य प्रदान करना है। वैसे सूर्य आपका अच्छा है, बढ़िया है, किंतु उसकी अवस्था है, सूर्य की अवस्था जो है वह वृद्ध अवस्था में है। गुरु के नक्षत्र में वह अच्छा है, लेकिन वृद्ध अवस्था है। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी ग्रह का जो अंश होता है वह बाल अवस्था में हो, कुमार अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, इसका बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वृद्ध अवस्था में या अर्थात यह धीरे काम करेगा। अतः इसको बलवान करने के लिए आप सूर्य को निरंतर अर्घ्य प्रदान करें, जिससे कि आपका सूर्य कुंडली में मजबूत होगा, आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, पिता से संबंध बेहद मधुर बनेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा यह आपको मिलेगा। इसके अलावा शनि से संबंधित आपको उपाय निरंतर करते रहने हैं। महीने में 1 बार तो आपको शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, और प्रत्येक शनिवार को आपको शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान को तेल अर्पण करना है। ये निरंतर आपको करते रहना है। हनुमान जी की आराधना भी आप करते हैं, तो हनुमान जी की आराधना को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि शनि के 7.5 से आपको हनुमान जी ही बचाएंगे। क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने वालों को कहते हैं कि शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते। अतः आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ आप करते रहिए, और शिव जी को आप जल अर्पण करते हैं तो वो भी आप निरंतर चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पीपल में आप जो दिया जलाते हैं वह भी आप जलाते रहिए। आप जो उपाय कर रहे हैं वो ठीक है। बाकी जीवन में आपको किसी तरह की कोई समस्या आगे प्रतीत नहीं होती, किंतु आने वाले आपके जो 4-5 साल है, अर्थात ये समझ लीजिए कि आपको जो शनि की महादशा 2021 में प्रारंभ होगी, और शनि की महादशा में शनि का जो अंतर रहेगा 3 साल 2.5-3 साल का, और इस साथ में ये 7.5 है, तो ये 4 या 5 साल आपको थोड़ा जीवन में
कष्ट रहेगा। तो इस कष्ट को कम करने के लिए शनि से संबंधित उपाय आप निरंतर करते रहिए। बाकी जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वह आप उपाय जीवन में करें। थोड़ा सा हो सके अगर तो मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, सुबह 10 या 15 मिनट का। अपने इष्ट की आराधना आप ज़रूर कीजिए। आपके इष्ट देव इसमें या तो आप विष्णु भगवान की आराधना कर सकती है, हनुमान जी की आराधना भी आप कर सकती है। विशेष आप नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान की आराधना भी आप जीवन में करेंगे तो आपको विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको जो मैंने यह उपाय बताए वह आप उपाय निरंतर करते रहेंगे और बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। विशेष जीवन में आपका आगे वर्चस्व अच्छा स्थापित होगा, आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा जीवन में और उत्तम वर की प्राप्ति होगी आपको। निश्चिंत रहिए आप, समय के साथ सब परिवर्तित होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।